हेलो एवरीवन, आप लोगों का साजन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का जो सेशन है वो वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। यानी कि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या या फिर अभाज्य संख्या, इन तमाम चीज़ों को हम लोग बारीकी से आज देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप क्लास 8 में हो, 9th में हो या फिर 10th में हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, या फिर आप या फिर आपके नज़र में जो भी क्लास 8, 9th, 10th के स्टूडेंट है तो उन तक हमारा ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम लोग बाद में समझेंगे ये क्या होता है। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तथा वास्तविक संख्या को आर से सूचित किया जाता है। यानी कि वास्तविक संख्या का इंग्लिश हो जाता है रियल नंबर। ठीक है, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म सिर्फ आर लिखा जाता है। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या को आर से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। अगर आप इसे नोट कर रहे हैं तो वास्तविक संख्या लिख के एरो का चिन्ह दे के आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लीन कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वैसी संख्या जिसका वर्ग, यानी वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम नीचे दिए गए उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। तो ये वास्तविक संख्या का कुछ उदाहरण आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या हो। यानी कि अगर उदाहरण का हम ये ले लें -9। ठीक है, और यहाँ लिखा है कि जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी -9 का वर्ग किया जाए, यदि इसमें स्क्वायर दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -9 गुना -9। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 9 को 9 से गुना करेंगे तो ये हो गया 81। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल जो है उसको और इसका परिभाषा जो लिखा है उसको आप मिला लें। ठीक है, लिखा हुआ था वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या हो। यहाँ माइनस में दिया था लेकिन जब इसका वर्ग किए तो ये क्या हो गया? ये धनात्मक में बदल गया। ठीक है, इसलिए ये सारा जो है वो वास्तविक संख्या का उदाहरण है। ठीक है, इसमें ये बात आपको इसका पॉइंट बना के लिख लेना है कि वह कौन सी संख्या है जो वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, तो √-3 जो है ये वास्तविक संख्या का उदाहरण नहीं है। ठीक है, एग्जाम में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपसे कोई एग्जाम में ही पूछ लिया कि √-3 जो है ये वास्तविक संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्या देख लिए किसे कहते हैं। अब है वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया धनात्मक संख्या, दूसरा हो गया ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो इसको एक लाइन के माध्यम से समझते हैं। यह एक रेखा है, कोई भी संख्या जब शुरू होता है तो वो 0 से शुरू होता है। ठीक है, इधर कुछ संख्या लिख 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इधर जो संख्या जा रहा है ये धनात्मक कहलाएगा। ठीक है, और 0 के पीछे के संख्या यानी इधर जो चलेगा वो -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो इधर वाला संख्या हो गया प्लस और इधर वाला हो गया माइनस। ठीक है, यानी कि 0 के बाद की संख्या को धनात्मक बोल रहे हैं और 0 से ठीक पहले की संख्या को ऋणात्मक बोला जा रहा है। ठीक है, अगर प्रश्न आपसे इसमें पूछ दिया जाए कि -1 और 0 इन दोनों में कौन बड़ा है तो क्या होगा? 0 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ है और ठीक 0 के की पहले -1 है। वास्तविक संख्या के 2 प्रकार। ठीक है, पहला हम लोगों ने धनात्मक संख्या देखा, दूसरा ऋणात्मक संख्या। अब इसका कुछ डिटेल्स लिख लेते हैं कि धनात्मक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या प्रणाली में धनात्मक संख्या 0 से बड़ी संख्या होती है, उनका मान जो है हमेशा
धनात्मक होता है। ठीक है, अभी तुरंत हमने बताया था कि 0 से शुरुआत किया उसका और इधर जो संख्या जा रहा है वो धनात्मक कहलाएगा। ठीक है, ये रहा उसका कुछ उदाहरण। 1 से लेकर जहाँ तक भी ये संख्या आ जाए वो क्या कहलाएगा, प्लस में जा रहा है, धनात्मक कहलाएगा। ठीक इसी तरह ऋणात्मक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या प्रणाली में ऋणात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो शून्य से कम होती है। ऋणात्मक संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह होता है। ठीक है, तो आपको उदाहरण भी दिख रहा होगा। और ये जो है 0 से ठीक पहले की संख्या जितना भी होगा वो सारा माइनस में होगा। ठीक है, चलिए अब है वास्तविक संख्याओं के वर्गीकरण, यानी कि वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या, चौथा है पूर्ण संख्या, पांचवा है प्राकृत संख्या। ठीक है, तो चलिए आगे डिटेल्स में देखते हैं ये परिमेय संख्या क्या है, किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है, गणित में परिमेय संख्याएं एक प्रकार की वास्तविक संख्याएं होती है। यह x बटा y रूप में होती है और यहाँ y शून्य के बराबर नहीं है। कोई भी भिन्न जिसमें भाजक के रूप में शून्य नहीं है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल में दिया है 2/4, 5/10, 1/4, 1/2। इसी तरह का जो संख्या आगे बनेगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ दें ये √3 जो है ये कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है इसके बारे में आगे डिटेल्स में देखेंगे। अभी सिर्फ आप परिमेय संख्या को समझिए, परिमेय संख्या क्या है। अगर √4 दिया है तो √4 में 4 किसका वर्गमूल है। ठीक है, तो √4 में ये जो 4 है ये किसका वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल है। प्रश्न में पूछ दिया कि √4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर पूछ दिया √16 किसका, √16 जो है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो √16 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 16 किसका वर्गमूल है, ये 4 का वर्गमूल हो जाता है। ठीक, इसी तरह अगर पूछ दिया √7 जो है ये अपरिमेय है या परिमेय संख्या है, तो ये होगा अपरिमेय संख्या। क्यों होगा, क्योंकि √7 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, अगर प्रश्न में रूट में भी अगर दे दिया है, अगर वो प्रश्न रूट से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या होगा। अगर रूट से बाहर नहीं आ रहा है तब वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे हाँ है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो गणित में अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होती है जिन्हें अनुपात या अंशों के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए √6, √3, √28, √11। ठीक है, तो √2 है इसका कोई वर्गमूल नहीं है और ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √6 है इसे भी हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, इसका एलसीएम जब करेंगे तो ये 3 × 2 ही होकर रह जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है। इसी तरह इसमें जितने भी संख्या दिखाए जा रहे हैं ये सारा संख्या क्या है, रूट से बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अगर इसी में √36 रहा तो √36 यानी कि 6 × 6 ये हो गया √6 का स्क्वायर हटा दिए, रूट हट गया, बच गया 6, यानी कि 36 जो है ये 6 का वर्गमूल है और ये क्या है, √36 जो है ये परिमेय संख्या है। अगर इसे में आपको √35 दे दिया तो ये √35 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पूर्णांक संख्या क्या है। ठीक है, तो एक पूर्णांक कोई भी संख्या है जो या तो शून्य हो या सकारात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, या कभी भी अंश, दशमलव या प्रतिशत नहीं होता है। ठीक है, तो शून्य हो मतलब शून्य हो, प्लस हो, माइनस हो, तो ये क्या है, जिस किसी भी संख्या के पीछे प्लस हो, माइनस हो, या फिर वह संख्या ही 0 हो या संख्या में 0 हो, तो वो क्या होगा, वो पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, और यहाँ लिखा है कि यह कभी भी अंश, दशमलव या प्रतिशत नहीं होता है। अंश का मतलब जैसे 2/5, तो इसमें 2 क्या है, अंश है। ठीक है, दशमलव का मतलब हो गया 0.4, तो ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। उसके बाद प्रतिशत में हो या 4%, 5% कुछ भी दे दिया, तो ये क्या है, ये तीनों जो है ये पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या कौन होगा, इसका एग्जाम्पल
देख लीजिए, ठीक है। -3, -1, 0, 3, 7, ये सारा क्या है, ये सारा 0 से स्टार्टिंग होने वाला, चाहे वो माइनस में जाए चाहे वो प्लस में जाए, वो क्या है, वो पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब है पूर्ण संख्या क्या है। यह वास्तविक संख्याओं का एक भाग है जिसमें दशमलव, भिन्न, ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या में क्या क्या चीज़ शामिल नहीं होती है, दशमलव, भिन्न और ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती है। यह धनात्मक पूर्णांकों और शून्य का संग्रह है, ठीक है। एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं, 0 है, 1 है, 8 है, 46 है, और सब कुछ चीज़ में है, सब प्लस में है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या जो है वो धनात्मक पूर्णांकों और शून्य का संग्रह है, ठीक है। अब है प्राकृत संख्या क्या है। तो यह एक वास्तविक संख्या के भाग है जो 1 से शुरू होने वाले और अनंत के साथ समाप्त होने वाले सभी सकारात्मक पूर्णांकों को शामिल करता है। तो सकारात्मक पूर्णांकों का मतलब सिर्फ प्लस वाला को शामिल करता है। इन संख्याओं में शून्य, भिन्न, दशमलव या ऋणात्मक मान शामिल नहीं है, यानी कि तीनों मिला के अगर पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या का बात किया जाए तो इसमें पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या जो है ज़्यादातर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक में काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन पूर्णांक संख्या जो था ये सकारात्मक या ऋणात्मक दोनों में काम कर रहा है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या का उदाहरण आपको याद रखना है, पूर्ण संख्या का उदाहरण याद रखना है, और फिर प्राकृत संख्या का उदाहरण याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो पूर्णांक संख्या है। फिर पूछ दिया निम्नलिखित में से वो कौन संख्या है जो पूर्ण संख्या है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो प्राकृत संख्या है, और आपको 4 ऑप्शन ABCD करके दे दिया जाएगा, और आपको वहाँ चूज करना है कि कौन सी संख्या प्राकृत संख्या है, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, और कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो अभी तक में हम लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में महत्वपूर्ण बातें जो देखी है वो है वास्तविक संख्या के अंदर ही पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। इन सब चीज़ों का डिटेल्स और सबका एग्जाम्पल हम लोग देख लिए हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो या तो आप वीडियो में दिखाए गए सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लें, ठीक है। नहीं तो आप इसे याद रखें, ठीक है, कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, और या इसी तरह परिमेय कौन होता है, परिमेय किसे कहते हैं, परिमेय क्या नहीं है, ठीक है। ये सारा चीज़ याद रखें आप लोग, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इससे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है, 1 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। चलिए, वास्तविक संख्या के अंदर जो भी लेसन होगा उसमें आपको HCF और LCM के बहुत सारे सवाल देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, यानी कि मॉसो और लॉसो का। तो उसका ये एक फार्मूला है, आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। अगर आपको ये फार्मूला याद रहता है तो बाकी के जो ये फार्मूला हो गए वो सारे आपको याद रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी एक फार्मूला से बाकी के ये जो 4 फार्मूला है बना है, ठीक है। तो फार्मूला है लॉसो गुना मॉसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो प्रश्न में आपको इसी से लेके चलते हैं। प्रश्न में आपको लॉसो दे दिया 5, ठीक है, मॉसो दे दिया 4, पहली संख्या दे दिया 2, और पूछ रहा है कि इसकी दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न में हो सकता है किसी प्रश्न में लॉसो ही पूछ दिया गया हो और बाकी के 3 संख्या दे दिया गया हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको पता है कि बराबर के इस तरफ को LHS और बराबर के इस तरफ को RHS कहते हैं। तो संख्या को सिर्फ क्या करना है, अदला बदली करना है। 2 इधर आपको गुना में दिख रहा है, ये RHS में है, इसको जब LHS में ले जाएंगे तो ये किधर चले गया, डिवाइड में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा, और इसको क्या करेंगे, कट कर दिए और 5 को 2 से गुना कर दिए, तो दूसरी संख्या क्या निकल गया, 10। तो इसी तरह अगर ये फार्मूला आपको याद है तो यही फार्मूला से बाकी के जो ये फार्मूला बने हैं वो आपको याद रहेंगे, ठीक है। अब है विभाज्यता के नियम क्या है, ठीक है। विभाज्यता के नियम क्या है, किसे कहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स। यह तो विभाज्यता के नियम उन विधियों को कहा जाता है जिनसे पता चलता है कि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो सकती है या फिर विभाजित नहीं हो सकती है, ठीक है। इसी तरह देखते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो ये हो गया, प्रत्येक सम संख्या 2 से क्या है, विभाजित है, यानी जितना भी सम संख्या होगा वो 2 से विभाजित होगा, ठीक है।
अन्य शब्दों में कहें तो जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। यानी कि जिस किसी भी संख्या का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, जैसे हम 8, 7, 5, 6, 0 लिख दिए, तो इसमें इकाई अंक क्या है, तो इसमें इकाई अंक है 0। ठीक है, अब इसी संख्या में 0 को हटा दिया जाए और यहाँ पर कुछ भी सम संख्या या इसी को मान लीजिए ये सम संख्या है, तो इकाई अंक जिसका सम संख्या रहेगा वो क्या होगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 2 से विभाज्यता का नियम, और इसका कुछ रहा ये एग्जाम्पल। आप इन एग्जाम्पल को अगर 2 से भाग देते हैं तो ये सारा क्या है, विभाजित हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक है, यानी कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 3 से विभाजिता हो जाती है, वो क्या कहलाता है, 3 से विभाज्यता का नियम बन जाता है। ठीक है, उसका जैसे एक एग्जाम्पल में दिया है 65175। ठीक है, कितना लिखा है, 65175, और इसके डेफिनेशन के हिसाब से यानी परिभाषा के हिसाब से जिस संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग का मतलब सबको क्या कर देना, जोड़ देना है। और जोड़ इसलिए रहे हैं, इसको जोड़ के 3 से भाग दे के चेक करेंगे ये 3 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। अगर ये 3 से कट गया तो ये क्या है, 3 से विभाज्यता के नियम इस पर लागू हो रहा है। ठीक है, तो इसको जोड़ने के बाद कितना आया, 24। 3 से डिवाइड कर दिए तो ये क्या हुआ, 8 बार में ये कट गया। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ भी है कि अंकों का योग 24 है और 24 विभाजिता है 3 से, इसलिए इतना जो है ये विभाजित है 3 से। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकता है 4 क्वेश्चन, इस टाइप में आपको 4 क्वेश्चन दे दिया जाएगा ऑप्शन में ABCD करके, और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन 3 से विभाज्यता का नियम है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है। तो चूज कैसे करना है, सारा संख्या को उनके अंकों के साथ जोड़ देंगे और उसको 3 से भाग देके चेक करेंगे। तो ऑप्शन ABCD इन चारों में से कोई एक संख्या ऐसा होगा जो क्या होगा, जोड़ने के बाद 3 से भाग देने के बाद वो पूरा पूरा कट जाता होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, चलिए ये जो आपके सामने में दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी में से नोट करके रट लें। ठीक है, आप किसी भी क्लास में रहो 8, 9, 10th में, तो ये सारा चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, तो ये सब का यहाँ पर आपको उदाहरण देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या जो है वो 1 से स्टार्टिंग हुआ है और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। अनंत बोले तो इन्फिनिटिव। ठीक है, 1 से लेकर और गिनत संख्या क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। ठीक है, अब है सम संख्या। तो सम संख्या का मतलब हो गया जो 2 से भाग लग रहा हो, इसमें जितने भी संख्या आएंगे वो सारा क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। अब है विषम संख्या। तो विषम संख्या का शुरुआत कहाँ से हुआ है, 1 से हुआ है। ठीक है, अगर आपको 4 क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया जाएगा 1, 7, 10, 12 इस टाइप का दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा उसमें से विषम संख्या क्या है। ठीक है, तो अगर आपको याद रहता है कि विषम संख्या का शुरुआती अक्षर क्या है और यह इसके बीच में कितना का अंतराल चल रहा है। ठीक है, तो सारा संख्या में 2 का अंतर चलते जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। इसी तरह पूर्ण संख्या का शुरुआत जो है 0 से हुआ है और ये लगातार क्रम में आगे बढ़ते रहेगा। फिर है पूर्णांक संख्या। तो आप देख लीजिए सारा का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, इसे देखकर आप इसे रट लें। परिमेय संख्या के बारे में डिटेल्स बता दिए और परिमेय संख्या का भी डिटेल्स बता दिए। फिर वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या जो है वो इन सभी संख्याओं का समूह है। ठीक है, वास्तविक संख्या जो होता है, जितने भी आप ऊपर देख रहे हैं ये सारे संख्याओं का समूह होता है और इसी समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे में दिया है अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, -√2, ठीक है, √-6, √-3, ये 3 ही एग्जाम्पल ऐसा है जो अवास्तविक संख्या है। इसको छोड़ देने के बाद जितना भी संख्या आएगा वो सारा वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, यहाँ जो आपको पॉइंट दिखाया गया है ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो हर एक पॉइंट को याद रखना है या फिर इसे नोट करके रख लेना है। ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो है वो 1 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या
10 होती है। ठीक है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या को समझ लेना है। जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, 2 अंकों की पूछा जाए तो 2 9 हो जाएगा, 3 अंकों की पूछा जाए तो 3 9 हो जाएगा, 4 अंकों की अगर पूछा जा रहा है तो 4 9 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 10। 3 अंकों की पूछा जाए तो एक और जीरो दे देना है, 4 अंकों की पूछ रहा है तो इसमें एक और जीरो दे देंगे, और काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, चार संख्या हो गया, इसलिए ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और ये इसमें कितनी संख्या है, इसमें भी 1 2 3 4 4 संख्या है, इसलिए ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इसमें जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं आप इसे याद रखें। चलिए, आज का ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, एक जो है ना तो ये भाज्य संख्या है ना ही ये अभाज्य संख्या है। 2 एक भाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी होती है। सभी प्रकार की अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। 1 से 25 तक गिनती में 9 अभाज्य संख्या आती है। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 25 तक में कितनी अभाज्य संख्या आती है, तो इसमें 9 अभाज्य संख्या आती है। ठीक है, किसी भी 2 या फिर 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या ही आती है। ठीक है, अगर 2 और 2 जोड़े तो ये 4 आया। 4 कैसी संख्या है, सम संख्या है। अगर एक विषम संख्या और एक सम संख्या ले ले, इसको जोड़ने पर कैसी संख्या आई, तो ये विषम संख्या हो गया। इसी में अगर एक ये विषम संख्या और एक ये विषम संख्या, अगर इन दोनों विषम संख्या को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, 8। जोड़े हैं विषम संख्या को लेकिन आया है सम संख्या। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या ही आती है। अगर 2 विषम संख्या को भी हम अगर जोड़ रहे हैं तो कौन सी संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। ठीक है, तो सारे पॉइंट जो है वो आपको कहीं पॉइंट मतलब लिखकर याद रखना है। ठीक है, और हो सके तो इस वीडियो को लगे आपको इम्पोर्टेंट, तो जिनको देखना चाहिए उन तक हमारा वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।